नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को जरूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए और नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि अब देखिए जो तत्परता का आकलन है, तत्परता का आकलन किसके किसके लिए होता है? परिस्थितियों के लिए। अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं तो हम लोग तत्परता का आकलन कर सकते हैं। सामाजिक के लिए होता है, सामाजिक परिवेश के लिए, जो सामाजिक परिवेश है उसके लिए हम लोग तत्परता का आकलन करते हैं। बुद्धि का विकास होता है, जो बुद्धि का विकास है उसके परिप्रेक्ष्य में तत्परता का आकलन करते हैं। उसके बाद आपका है विषय वस्तु की समझ होना चाहिए तत्परता के आकलन में। जो विषय वस्तु है इसकी समझ होना चाहिए। फिर आपका क्या है, अभिप्रेरणा स्तर, ये भी तत्परता के आकलन में देखा जाता है। तो ये वो तत्परता के आकलन के क्या हैं, तत्व हैं जो कि जरूरी होते हैं। एक शिक्षक को कठिन इसलिए होता है क्योंकि शिक्षक जो है अधिगम करने के लिए तत्परता में जो बच्चा है परिपक्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि तत्परता में परिस्थितियों को भी देखना पड़ता है, सामाजिक परिवेश भी देखना पड़ता है, विषय वस्तु की समझ होना भी जरूरी होता है, बुद्धि का विकास कैसा है बालक का वो भी देखना पड़ता है, अब प्रेरणा स्तर बालक का क्या है उसको भी देखना पड़ता है। तो जो तत्परता है, तत्परता, अब ऑप्शन हम लोग देखें फिर समझते हैं क्या उत्तर होगा। तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। बिल्कुल यहाँ जो लिखा हुआ है कि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते, आपका ए ऑप्शन ही सही है, क्योंकि ये तत्व ही परिपक्व नहीं होते एक साथ। अब परिस्थितियां, सामाजिक परिवेश, विषय वस्तु की समझ, बुद्धि का विकास, बच्चे के लिए ये कठिन होता है कि बच्चे एक साथ इन परिस्थितियों में परिपक्व हों, इसलिए शिक्षक को कठिन होता है विद्यार्थियों का अधिगम कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, बुद्धि समावेश करती है। बुद्धि समावेश करती है किसका? अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, समालोचित चिंतन का या विचारशील चिंतन का। तो जो बुद्धि है, बुद्धि हमेशा अभिसारी चिंतन का समावेश करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो बुद्धि है, बुद्धि हमेशा तर्क चिंतन से सिर्फ एक बात स्पष्ट करती है। अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन के जो मार्ग हैं वो सारे मार्ग, मतलब एक प्रश्नों के आप कई ढंग से जवाब दे सकते हैं, लेकिन बुद्धि में क्या है कि एक प्रश्न का जवाब, एक क्लियर और स्पष्ट जवाब आप अभिसारी चिंतन में देते हैं। मतलब एक सही जवाब कौन देता है? आपका अभिसारी चिंतन। इसलिए बुद्धि हमेशा किसकी समावेश करती है? अभिसारी चिंतन का। आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक अच्छे टीचर के लिए, मतलब एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? जो एक अच्छा टीचर होता है उसके लिए सबसे जरूरी है क्या? संप्रेषण। अगर अच्छा टीचर संप्रेषण नहीं कर पा रहा है सही ढंग से, तो सब कुछ होते हुए भी वो सही से आप पढ़ा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब अपनी बात को विद्यार्थियों के सामने, विद्यार्थियों को सही तरीके से समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता, तो उससे क्या होगा? बच्चे समझेंगे नहीं। तो सबसे जरूरी क्या है? एक टीचर के लिए संप्रेषण कौशल का होना बहुत जरूरी है। जबकि एक महत्वपूर्ण टीचर उसे हम लोग कहेंगे जिसके अंदर विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। प्रभावी नेतृत्व का गुण भी होना जरूरी होता है। समायोजन
का गुण होना जरूरी होता है, स्पष्ट लेखन क्रियाकलाप भी होना बहुत जरूरी होता है, चरित्र भी उज्जवल होना चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन इन सब के आगे जो संप्रेषण कौशल है, संप्रेषण कौशल बहुत जरूरी है। ये तीनों ऑप्शन आपके गौड़ हो जाएंगे किसके आगे? संप्रेषण कौशल के आगे। इसलिए आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शिक्षण विधि में दो या दो से अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषय योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। यह विधि है साथियों। जब यहाँ देखिए दो या दो से अधिक टीचर हैं, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? समूह की, टोली की। जब यहाँ दो या दो से अधिक शिक्षक हैं, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? समूह या टोली की। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है, टोली शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह विशेषता जो सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। आइए देखते हैं। आमने सामने अंतःक्रिया, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन सही है। वैयक्तिक जवाबदेही भी सही है। कार्यों पर जोर, ये भी सही है। शिक्षक केंद्रित, यहाँ देखिए ऑप्शन प्रश्न में कह रहा है नहीं है, बिल्कुल आपका जो शिक्षक केंद्रित है ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। सहयोगात्मक स्थिति जो होती है, सहयोगात्मक स्थिति की जो सीमा है उनमें दो या दो से अधिक लोग का होना अनिवार्य है। दो या दो से अधिक लोग, इन लोगों का होना अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें क्या होता है कि आप एक सहयोग देंगे और एक सहयोग को लेने वाले होंगे। एक पक्ष सहयोग देता है और दूसरा पक्ष सहयोग लेता है, इसमें ये भावना होती है, यही तो है सहयोगात्मक। लेकिन जो शिक्षक केंद्रित प्रणाली है, इसका सभी केंद्र बिंदु कौन है? केंद्र बिंदु आपका हो जाएगा कौन? टीचर। और टीचर जब केंद्र बिंदु हो गया तो उसकी अनुपस्थिति, उसी की उपस्थिति, तो क्या होगा? ये ऑप्शन आपका प्रश्न के अनुसार सही है कि सीमा में कौन नहीं है? शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, दुर्बलीकरण बाधा है शारीरिक स्तर पर, कार्यात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर। तो दुर्बलीकरण में क्या बाधा होता है? सबसे ज्यादा बाधा पहुंचाती है कार्यात्मक। अगर आप शरीर से दुर्बल हैं तो आपकी कार्य करने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। इसलिए किस पर? कार्यात्मक स्तर पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार, जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल, ये जो पूर्व प्रत्यात्मक काल है इसे हम लोग खोज का काल भी कहते हैं। खोज का काल किस रूप में जानते हैं? इसे हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो एज होती है कितना होती है? 2 से 7 वर्ष के बीच। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसी को हम लोग खोज का काल भी कहेंगे। इसमें क्या होता है? बच्चा क्यों और कैसे जैसे प्रश्न करता है, उसे क्या होता है कि हर एक चीज का संबंध जानने के लिए वो उत्सुक होता है, प्रयासरत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, एक अच्छा विद्यालय। अच्छा विद्यालय हम लोग किसे कहते हैं? जहां कड़ी प्रतियोगिता की भावना हो। अब देखिए कड़ी क्या है? निगेटिव है ना, इसलिए ये गलत हो गया। जहां प्रत्येक बालक की खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के, अब देखिए यहाँ बिना एक दूसरे के सहयोग, ये भी आपका क्या हो गया? निगेटिव, इसलिए ये भी गलत हो गया। जो बालक के सामाजिक स्थिरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, बिल्कुल ये देखिए आपका पॉजिटिव है और यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां बालक के सामाजिक स्तर का और बालक
कक्षा का वातावरण हमेशा प्रगतिशील हो, बिना किसी भेदभाव के परिस्थितियों को उपलब्ध कराएं, वो सबसे अच्छा विद्यालय माना जाता है। नेक्स्ट आपका है, हम में कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं, कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं, कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तो कुछ लोग कमजोर हैं। यह कथन स्थापित किस सिद्धांत की ओर करता है? आप समझिए, यहां बात किसकी हो रही है? शारीरिक भिन्नता की। शारीरिक भिन्नता की कैसे? लंबा, छोटा, गोरा, काला, मजबूत, कमजोर, तो ये सब शारीरिक भिन्नता के अंतर्गत ही आता है। और शारीरिक भिन्नता में कौन सा है? आपका वैयक्तिक विभिन्नता। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जहां शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास पर प्रभाव डाले, वो आपका होता है क्या? वैयक्तिक विभिन्नता। तो कौन सा ऑप्शन आपका? बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैयक्तिक भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है आपका, जब एक क्षेत्र का अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना, दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है। मान लिया हम मैथ के विद्यार्थी हैं, मैथ हमने क्या किया? सीखा। अब मैथ सीखा मतलब अधिगम किया, और हिंदी हमको पढ़ना है। अब ये मैथ अगर हमें हिंदी में सहायता प्रदान करे, तो ये जो सहायता है हमारे सीखे गए पाठ को क्या कर रही है? सीखे गए जो विषय है, ये विषय में धनात्मक है या ऋणात्मक? आप लोग बताइए। दो ही होगा, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो अगर हमने मैथ विषय सीखा है और मैथ विषय का प्रयोग करके हम हिंदी सीख रहे हैं, तो हिंदी का जो सीखना है और मैथ में जो हमने सीखा हुआ है, वो हिंदी में क्या कर रहा है? सहयोग कर रहा है। तो क्या होगा? धनात्मक हुआ ना। तो अधिगम का धनात्मक अंतरण, अर्थात जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है। अधिगम का क्या हो रहा है? धनात्मक अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक गतिविधि, संज्ञानात्मक, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। संज्ञानात्मक गतिविधि है। आपके एक मनोवैज्ञानिक हुए कौन? पियाजे। पियाजे ने क्या कहा? पियाजे ने कहा कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वह स्वतंत्र वातावरण में खोज करके होता है। अब स्वतंत्र वातावरण में खोज करना, अब समझते जाइएगा। बच्चा जो कुछ भी सीखेगा कहां सीखेगा? स्वतंत्र वातावरण से। लेकिन जब वह इस वातावरण में खोज करेगा तो वो किसका सहारा लेगा? वो सहारा लेगा चिंतन का। और चिंतन का जो सहारा लेगा, इस चिंतन का सहारा कैसे लेगा? चिंतन आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। किस पर? मानसिक स्तर की है, इसलिए मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। और ये जो मानसिक स्थिति है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा या उसका मानसिक स्तर जितना अधिक होगा, वैसे वैसे आपका चिंतन भी उतना ही प्रखर और विस्तारित हो जाएगी। तो ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, और उस पर आधारित आपको हमने जो उदाहरण से समझाया है। तो संज्ञानात्मक यहाँ पियाजे ने पहले ही ये बोल दिया है, और चिंतन से प्रश्न है, इसलिए कौन सा उत्तर सही होगा? संज्ञानात्मक गतिविधि। नेक्स्ट है आपका, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन। अब जहां भी गलत हो, नहीं हो, वहां तुरंत आप हाईलाइट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। बिल्कुल निर्धारित करता है। क्यों? क्योंकि वंशानुक्रम से लिंग निर्धारित होता है, शारीरिक संगठन भी निर्धारित होता है, जुड़वा बालकों के जन्म के योगदान देता है। बिल्कुल ये भी आपका वंशानुक्रम से संबंधित है। लेकिन जो रुचि है, अभिवृत्ति है,
पसंद है, नापसंद है, मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं हैं, ये सब वंशानुक्रम पे नहीं होती हैं। ये आपकी होती है सामाजिक वातावरण पे। किस पर? सामाजिक वातावरण पे। वंशानुक्रम आपका बताएगा क्या? रंग, रूप, कद, काठी, स्वास्थ्य ये निर्धारित करेगा, लेकिन रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद ये सब सामाजिक वातावरण बताता है। इसलिए कौन सा कथन गलत है? आपका डी ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, पुनः देखिए यहां गलत आ गया। अब चिंतन के बारे में अभी हमने बताया, चिंतन क्या करता है? चिंतन हमारे मानसिक स्तर से संबंधित है। किससे? मानसिक स्तर से। और हमारा जितना मानसिक स्तर बड़ा होगा, चिंतन करने की प्रक्रिया उतनी ही विस्तारित हो जाएगी। प्रक्रिया मतलब चिंतन की प्रक्रिया क्या होगी? विस्तारित। इतना अभी हमने संज्ञानात्मक विकास में बताया। अब ऑप्शन पढ़िए, ज्ञान व अनुभवों की यथेष्टता, यहाँ यथेष्टता होगा, बिल्कुल सही है। यथेष्ट अभिप्रेरणा, चिंतन से आप प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, जब आप अपने चिंतन का विस्तार कर लेंगे, मानसिक स्तर आपका उच्च कोटि का होगा, 100% जो भी कुछ आप करेंगे उसमें लचीलापन ही रहेगा, कठोरता नहीं रहेगी। लेकिन क्या चिंतन से कम बुद्धि भी होता है क्या? चिंतन की जो शक्ति है उसमें कम बुद्धि और वह ज्ञान, तो ये जो कम बुद्धि है यही आपका गलत है। चिंतन से आपकी बुद्धि में वृद्धि होती है, न कि बुद्धि में कमी होती है। इसलिए आपका डी ऑप्शन ही सही गलत है, और प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन ही आपका उत्तर हो जाएगा। चिंतन जो है बुद्धि को बढ़ाता है, न कि बुद्धि को घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने? हावर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया था। बहुबुद्धि सिद्धांत कब दिया था? 1983 में। तो आप लोग सन भी याद रखिए। और बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर ने। इन्होंने ही बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 7 प्रकार। तो आप लोग 3 चीज जानिए कि बहुबुद्धि सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध है, इसे बार बार पूछा जाता है। किसने दिया? गार्डनर साहब ने दिया। और बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 7 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद। निर्मितवाद का मतलब समझिए। निर्मितवाद का मतलब होता है स्वयं। निर्मितवाद का मतलब स्वयं। इसमें स्वयं का मतलब क्या होता है? स्वयं का शब्द होना चाहिए, स्वयं की भूमिका होनी चाहिए, स्वयं के विचार होने चाहिए। तो निर्मितवाद में ये आप ट्रिक याद रखिए, क्या? स्वयं। हाँ, अगर ट्रिक आपकी स्वयं याद रहेगी तो आप कभी भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अब ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है, बिल्कुल नहीं। यह सीखने जैसा कोई बात ही नहीं है। जब स्वयं बोलना है, स्वयं के विचार देने हैं, स्वयं की भूमिका होनी चाहिए, तो अनुकरण तो का मतलब क्या होता है? सीखना, या दूसरे का देखकर सीखना, नकल करना। तो ये चीज तो इसमें है नहीं। अभिगम कर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, और यही आपका ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनाओं को, अब यहाँ रटने पे है इसलिए गलत हो गया। यहाँ शिक्षक की प्रधान भूमिका, ये भी गलत है, निगेटिव। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के बारे में क्या? अब गलत पूछ रहा है, इसलिए सृजनात्मकता के बारे में हम लोग जाने। सृजनात्मकता तथा बुद्धि दोनों का साथ साथ चलते हैं, दोनों का संबंध होता है, बिल्कुल। और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप कोई भी काम सृजनात्मकता के माध्यम से करेंगे तो वह कार्य हमेशा कैसा होगा? लचीलापन में होगा। और सृजनात्मकता आपका सार्वभौमिक प्रत्यय भी है, बिल्कुल ये भी सही है।
अहम की भावना कभी नहीं होती। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन ही प्रश्न के अनुसार सही है। सृजनात्मकता में अहम की भावना नहीं होती है। ये सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता का मतलब होता है नए विचारों का सृजन, और जहां अहम की भावना आ जाती है वहां नए विचारों का सृजन नहीं होता है। इसलिए आपका डी ऑप्शन गलत है और प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है मानव विकास की वह अवस्था है जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, वह कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था को हम लोग सुनहरी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसे अनोखा काल भी कहा जाता है। किसका अनोखा काल? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। तो कौन सा सही है आपका? बी ऑप्शन सही है, बाल्यावस्था इज द राइट आंसर। और ये किसने कहा है? कोल एवं ब्रुस नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जो मानव विकास है, मानव विकास की बाल्यावस्था कैसी होती है? सुनहरी अवस्था होती है। संवेगात्मक विकास की अनोखा काल के रूप में भी हम लोग इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है संपुट। संपुट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। संपुट का मतलब होता है क्या? पहले हम लोग इसको समझें। संपुट, संपुट का मतलब होता है गोष्ठियां। संपुट का मतलब होता है अभिनय। संपुट का मतलब होता है नाटक। संपुट का मतलब होता है खेल। अब इसका मतलब हम बताएं। जो ये संपुट कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम लोग गोष्ठियां, अभिनय, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल के माध्यम से बौद्धिक स्तर की प्रतियोगिताएं जो कराते हैं, वो संपुट का मतलब होता है। और ये सबसे अधिक किसके लिए होता है? तो सबसे जरूरी होता है जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जिनके अंदर केवल देखने से विकास कर लेते हैं या उनकी क्रिया विधि को देख लेते हैं, उनके बारे में समझते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति नाटक कर रहा है, अब उनके नाटक देखने पर उनके विचार में उस नाटक का पूरा अभिनय सामने आ जाए, उसके लिए सबसे बेहतरीन होता है क्या? संपुट कार्यक्रम। तो प्रतिभाशाली बालक के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। हम लोग कौन सा उत्तर देंगे? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संपुट कार्यक्रम जरूरी होता है किसके लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति की जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? नाम और प्रशंसा, कोई भी व्यक्ति हो, उसका जो अंतर मन है हमेशा यही कहता है कि क्या काम करें जिससे हमारा क्या हो? नाम हो। क्या काम करें जिससे हमारी क्या हो? प्रशंसा हो। तो ये दोनों काम कौन कहता है? आपका मन। कौन सा मन? बाहर वाला मन कि अंतर वाला मन? तो आप खुद समझेंगे, कहेगा अंदर का मन। अंदर का मन मतलब आंतरिक अभिप्रेरक। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब आप मनोविज्ञान, बाल विकास शिक्षण को अपने खुद के मन और बालक के केंद्र बिंदु रखकर सोचेंगे तो आपको तुरंत उत्तर सही और सटीक मिलता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इरफान खिलौने तोड़ता है, उसके अवयवों को देखने के लिए वह अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? इरफान को कभी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे। अब देखिए, नहीं निगेटिव है, बालक को हम लोग निगेटिव कभी नहीं मानते, क्योंकि हमने आपको वीडियो में ही क्या कहा था कि बालक क्या होते हैं? भगवान। यहाँ कड़ी, अब कड़ी भी आपका क्या है? निगेटिव कीवर्ड है, इसलिए ये भी गलत। उसकी जिज्ञासु प्रकृति को बढ़ावा देंगे और उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। देखिए आ गया ना पॉजिटिव कीवर्ड, यही हमने वीडियो में बताया था। निगेटिव कीवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव कीवर्ड क्या होता है, उसको जाके वीडियो में देख लीजिएगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है आपका है, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक आकलन? यहां देखिए क्या कह रहा है, रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण। अब जैसे यहां नहीं है ना, तुरंत नहीं पे टिक करिए, इससे कभी प्रश्न गलत नहीं होता।
साथियों, रचनात्मक आकलन का मतलब होता है नए तत्वों की खोज, नए तत्वों की खोज। और नए तत्वों की खोज कहाँ हो सकती है? मौखिक परीक्षा में हो सकती है, अवध परीक्षा में हो सकती है, या प्रश्न व खेल के माध्यम से भी हो सकती है। तो ये तीनों आपके कैसे हैं? रचनात्मक कार्य। लेकिन जो दत्त कार्य है, दत्त कार्य में मार्ग पहले से ही निर्धारित होता है, मार्ग पूर्व में ही क्या होता है? निर्धारित होता है। इसलिए प्रश्न के अनुसार कौन नहीं है, तो दत्त कार्य आपका उत्तर हो जाएगा कि दत्त कार्य रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक? अब फिर यहां नहीं आ गया। नहीं का मतलब कि अब हम लोग चले पहले देखें, अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, कठिनाई का द्योतक नहीं है। फिर से प्रश्न को पढ़िए, युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई। अगर आप अक्षर और शब्द को पढ़ नहीं पा रहे हैं या पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो क्या ये कठिनाई का द्योतक नहीं है? बिल्कुल है। इससे अगर आप यही नहीं जानेंगे तो आप सीखेंगे क्या? पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, ये भी आपका है। अगर आप पढ़ने की गति और प्रवाह को नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें कठिनाई हो रही है, तो क्या आप कोई चीज सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं सीख सकते। शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई, यहाँ विचारों को समझने में कठिनाई, शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई, यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं तो आप शब्दों के बारे में यहाँ तो हमने बात कर ही लिया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि शब्दों एवं विचारों को समझने के लिए पढ़ने की नहीं, सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ किसकी जरूरत है? सुनने की। और पढ़ने की बात, यहाँ आपको पढ़ना, यहाँ देखिए पढ़ने के लिए बार बार कह रहा ना, तो यहाँ भी पढ़ने में दिक्कत होगी, यहाँ भी पढ़ने में दिक्कत होगी, यहाँ भी पढ़ने में दिक्कत होगी। लेकिन शब्दों व विचार को समझने में पढ़ने में नहीं बल्कि सुनने में कठिनाई होती है। क्योंकि ये सुनने के लिए बेहतरीन है, इसलिए आपका सी ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका व्यवहार। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित में से संबंधित होता है। संवेगात्मक पहलू क्या है, पहले हम लोग उसे जाने। संवेगात्मक पहलू हमेशा किससे रिलेटेड है? आपके मनोविज्ञान से। किससे? मनोविज्ञान से। ऑप्शन पढ़ें, सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से, और यही आपका डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है? मन, मस्तिष्क, शरीर पर प्रभाव दृष्टिगोचर हो जाता है। किस पर? मन पर, मस्तिष्क पर और शरीर पर जो भी प्रभाव होगा दृष्टिगोचर होता रहता है। इसलिए सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है, और इससे क्या होती है? हमारी अधिगम प्रभावित भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? यहाँ पे जो संवेगात्मक क्रांति है, ये आपके बाल्यावस्था से जुड़ा हुआ है, किशोरावस्था से जुड़ा हुआ है। क्योंकि किशोरावस्था में संवेगात्मक क्रांति का मतलब संवेगों का परिवर्तन होना। क्या होता है? संवेगों का परिवर्तन होना। और संवेग का परिवर्तन कब होता है? किशोरावस्था में। जब आपकी उम्र 13 प्लस होती है, उस समय बच्चों में क्या होता है? अस्थिर तनाव महसूस करते हैं। स्टेनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार जो किशोरावस्था थी वो किसकी थी? संघर्ष की अवस्था मानी थी, तनाव की अवस्था मानी थी, और तूफान की अवस्था भी मानी थी। उन्होंने इस तूफान व विरोध की अवस्था भी कहा था। किसने?
स्टेनले हॉल, उनके अनुसार आपका कौन सा सही है? किशोरावस्था। आप लोग भी नहीं, सी ऑप्शन पे लगाइएगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज का परिवर्तन होता है। बच्चे के अंदर जो संवेग होते हैं ना, वो परिवर्तन होते हैं, वो तनाव महसूस करते हैं, उनका मन अस्थिर नहीं रहता, उनमें तूफान उड़ते हैं, नए नए उमंग आते हैं, इसलिए ये आपकी किशोरावस्था की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आप निचली कक्षा में पढ़ा रहे हैं, व्याख्यान आप उच्च शिक्षा के लिए जरूरी है, दत्त कार्य भी किसके लिए? प्राइमरी। लेकिन प्राइमरी लेवल के लिए आप कहानी के अनुसार पढ़ाइए, कहानी कथन के रूप में पढ़ाइए, बच्चा बहुत रोचक ढंग से सीखेंगे। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा, कहानी कथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया। क्षेत्रवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कुर्ट लेविन के द्वारा, इसलिए आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। कुर्ट लेविन ने अधिगम क्षेत्र में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में अपनी थ्योरी की है। कब? 1917 में प्रतिपादित की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। किसके लिए नहीं उपयुक्त है? देखिए, जो बाल केंद्रित उपागम का मतलब हुआ कि बच्चे को केंद्र में मानकर वो प्रयोग करना, शिक्षण विधि प्रयोग करना। समूह वार्तालाप के लिए सबसे अच्छा है, प्रोजेक्ट विधि के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन प्रदर्शन के लिए बाल केंद्रित शिक्षा ये अच्छा नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी मात्र दर्शक के रूप में रहता है, और यहाँ विद्यार्थी किस रूप में रहता है? विद्यार्थी दर्शक के रूप में। और बच्चे को हमेशा कैसे करना है? हम आपको सक्रिय रखना है। बच्चा सक्रिय रहेगा, अपने विचार को आपके सामने प्रस्तुत करेगा, तो आप उसकी कमियां और उसके अनुभव के बारे में सीखेंगे कि बच्चा सोच कैसे रहा है। तो इसलिए आपका प्रदर्शन के लिए ये गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है, समावेशित विद्यालय। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन? अब यहां फिर गलत है, इसलिए गलत पर टिक करेंगे। समावेशित विद्यालय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या है, पहले हम लोग जानें। समावेशित विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा समान अवसर में मिलती है। इसमें समान अवसर, समावेशी का मतलब ही होता है कि हर जगह समान अवसर। यहाँ बच्चे को जो शिक्षा दी जाएगी, कैसे दी जाएगी? बच्चे की शिक्षा समान अवसर। उसके बाद बच्चे में समानता की भावना होनी चाहिए, हीनता की भावना नहीं आनी चाहिए। हम लोग ऑप्शन पढ़े फिर समझ लेते हैं। समानता की भावना का विकास बिल्कुल सही है, हमें गलत ऑप्शन बताना है। धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, और ये भी आपका सही है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को आत्महीनता की भावना का विकास, यही आपका गलत है। बच्चों में आत्महीनता की भावना नहीं आनी चाहिए, बच्चों में समानता की भावना आनी चाहिए। इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है सही हो गया, क्योंकि हमसे गलत पूछ रहा है, तो यही आपका सी ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, विज्ञान में मूल्यांकन। विज्ञान में मूल्यांकन का मतलब क्या है कि बच्चे को पूर्णतया वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पी परीक्षण होना चाहिए, और ये आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अभी हम पूरा पढ़ेंगे ऑप्शन, चूंकि शिक्षण से रिलेटेड है। विद्यार्थियों की क्रियाकलापों में अंत में होना चाहिए। देखिए, यहाँ अंत में विद्यार्थियों की जो क्रियाकलाप है, अंत में नहीं, प्रारंभ, शुरू में ही हम लोग उसके हर एक क्रियाकलाप को सतत रूप से देखते जाएं, वो सबसे सही रहता है। सभी क्रियाकलापों को एकीकृत भाग होना चाहिए, और बिल्कुल यही आपका सी ऑप्शन ही सही है। इसमें यहाँ केवल है, इसलिए गलत। सी ऑप्शन सबसे सटीक है, क्योंकि जो
बच्चा क्रियाकलाप कर रहा है, जब आप उसका विज्ञान का मूल्यांकन कर रहे हैं तो विज्ञान के मूल्यांकन में सभी उसके क्रियाकलाप को एक जगह इकट्ठा करिए, उसके बाद समावेशी रूप से उसका मूल्यांकन करिए। तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन सही है। यहाँ एकीकृत और समावेशी दोनों बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम है। जो पियाजे थे, पियाजे ने सबसे पहले कौन सी अवस्था दी थी? इंद्रिय गामक अवस्था। हम लोग इसको क्या कहते हैं? संवेदनात्मक अवस्था। जो इंद्रिय ग्रामक अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? संवेदनात्मक अवस्था। इसकी जो एज है 0 से 2 वर्ष, 0 से 2, यहां पर लिख दें 0 से 2। उसके बाद पियाजे ने दी थी दूसरी अवस्था, उसको हम लोग कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और उसकी जो एज है कितना है? 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। फिर पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दी थी। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी जो एज है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। फिर पियाजे ने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दी थी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी जो एज निर्धारण है 11 से अधिक। तो कौन सा आपका होना चाहिए? सबसे पहले इंद्रियगामक या संवेदनात्मक, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर अमूर्त संक्रियात्मक। तो कौन सा? अमूर्त संक्रियात्मक को औपचारिक संक्रियात्मक काल भी कहा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक को अनौपचारिक कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में संवेदनात्मक गामक काल, फिर पूर्व संक्रियात्मक काल, फिर मूर्त संक्रियात्मक काल, फिर औपचारिक संक्रियात्मक काल। बी ऑप्शन आपका सही है। तो साथियों, आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों का अभ्यास किए, जो कि ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा में पूर्ण रूप से आने की संभावना रखता है। मित्रों, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक प्रश्न को ट्रिक और बेसिक दोनों ढंग से समझाया गया है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।